हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो जो कि है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या फिर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से भी जानते हैं, जिसको बोला जाता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इससे यूपी टेट, सी टेट, रीट सभी जगह रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी सी टेट में भी इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यूपी टेट में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए तो जानते हैं हम आरटी 2009 को डिटेल में। जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 या इसको बोलते हैं आरटी 2009। तो ये आरटी 2009 है क्या? ये बेसिकली भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट जो 2009 में लागू किया गया था वह है। तो अगर बोला जाए आरटीई क्या है, तो यह एक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला अधिनियम है, अधिकार अधिनियम है, जो 2009 में आया था, जिसको आरटीई 2009 के नाम से भी जाना जाता है। और अगर बात करें कि ये कब पारित हुआ, कैसे आया, तो इसको जो है राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को मान्यता मिली और लोकसभा में जो है 4 अगस्त 2009 को इसको मान्यता मिल गई। इसके बाद कोई भी, जैसे कि कोई भी एक्ट पास होता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जी ने इसको जो है 26 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर कर मान्यता प्रदान की, जिसके बाद ये आरटी एक्ट जो है पारित हो गया। और इसको जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये याद रखने वाला पॉइंट है कि कहाँ नहीं लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में इसको जो है 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया, जिससे कि जो है प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। और इससे अभी एक यूपी टेट में क्वेश्चन भी आया था कि कौन से संविधान संशोधन में जो है शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली। तो ये क्वेश्चन था, जिसको 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वें संशोधन को किया गया, जिसमें एक जो है अनुच्छेद 21A भाग 3 को जोड़ा गया। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21A 21A और भाग 3 को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन था जो 12 दिसंबर 2002 को किया गया, जिससे कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक या मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। इसका मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन ये था कि जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आरटीई के पीछे क्या उद्देश्य था? तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और प्रत्येक बच्चे को शिक्षा देना और प्राथमिक शिक्षा देना, ये जो है इसका आरटीई एक्ट का मेन पॉइंट था या मेन जो है इसकी उद्देश्य था। जी, तो अगर बात करें कि आरटीई कब लागू हुआ, तो आरटीई जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी जगह 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। और ऐसा करने वाला भारत जो है वो 135वां देश बना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा देश ना, किस नंबर का देश बना? तो भारत जो है 135वां देश बना जिसमें आरटीई एक्ट लागू हुआ या अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है लागू की गई। इसमें क्या है, इससे पहले क्वेश्चन जो है रीट से आ सकता है, रीट वाले बच्चे ध्यान दें इसको, कि राजस्थान ने 22 दिसंबर 2008 को ही 1 से कक्षा 12 तक के सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला एक अधिनियम पास किया था, जो पहला राज्य बना था राजस्थान, जिसने इसको जो है बाद में 29 मार्च 2011 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताया और पूरे राजस्थान में इसको 1 अप्रैल 2011 से लागू कर दिया। तो अगर पूछा जाए, कभी क्वेश्चन आता है इस तरीके का कि कौन सा वो राज्य था जिसने सबसे पहले निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम एक्ट जो है लागू किया, तो वो राजस्थान था, जिसने 1 से और 12 तक को जो है इसको लागू किया और बाद में फिर जो है इसको 2011 में बदलकर 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क एवं कक्षा 1 से 8 तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक्ट जो बनाकर इसको लागू किया। और 2017 में इस कानून में एक संशोधन किया गया, जिसमें 2019 तक का एक समय रखा गया, जिसमें सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का निर्धारित एक लक्ष्य रखा गया, जिसमें 3 वर्ष का एक टाइम पीरियड दिया गया था कि जितने भी शिक्षक हैं उनकी कार्यशैली को सुधारने के लिए और शिक्षा की और गुणवत्ता को सुधारने के लिए 3 साल के अंदर उन सभी को
अलग से प्रशिक्षण दिया जाए, जिसको 2017 में लाया गया था और 19 तक का इसमें टारगेट रखा गया था जी। तो आरटी एक्ट के अंदर जो है 7 अध्याय हैं बेसिकली। वो 7 अध्याय हैं क्या क्या? सबसे पहला जो अध्याय है वो है प्रस्तावना। दूसरे नंबर का जो अध्याय है वो है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार। तीसरा है केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व। चौथा जो अध्याय है वो है स्कूल और शिक्षकों के दायित्व। स्कूल और शिक्षकों का क्या दायित्व होगा। पांचवा है प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना, कि जो भी पाठ्यक्रम है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। छठा है इसमें बाल अधिकारों का संरक्षण, जो बच्चे के अधिकार हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाएगा। और जो भी बाकी की सारी डिटेल्स हैं या बातें हैं डिस्कस करने वाली एजुकेशन से या इस पॉलिसी से रिलेटेड, वो सारी चीजें जो हैं 7वें अध्याय में दी गई है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितने अध्याय हैं आरटीई 2009 के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली 7 अध्याय हैं। अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से हैं, तो वो इनमें से आ जाएगा, 3 दे देगा कोई भी, और ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो वहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसे भी हम लोग एक मतलब देख लें एक बार एग्जाम पे उसके हिसाब से जी। उसके बाद जो है आरटी एक्ट में जो है टोटल मिला के 38 अनुच्छेद हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरटी एक्ट में कितने अध्याय हैं और कितने अनुच्छेद हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है कि 7 अध्याय हैं और 38 अनुच्छेद हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला क्या है, संक्षिप्त नाम और विस्तार। दूसरा है इसका परिभाषा आरटीई की। तीसरा है निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। चौथा जो है इसमें प्रवेश नहीं दिए गए बालक को या जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है उनके लिए उप प्रबंधन या उप्रबंधन, तो कि बच्चे को क्या क्या प्रबंध किए जाएं जो बच्चे पहले एडमिशन नहीं ले पाए हैं। फिर अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार, कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कोई बच्चा जाना चाहता है, किसी के माता पिता इधर से उधर काम छोड़ के कहीं चले गए हैं या किसी का ट्रांसफर हो गया है, तो वहां पे उसको मतलब कैसे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजा जा सकता है किसी और कारण से भी। इसमें छठा जो है वो 3 वर्ष के भीतर बुनियादी ढांचा तैयार करना होगा और निर्धारित सीमा में विद्यालय तैयार करना होगा। यानी कि इसमें 3 वर्ष का समय दिया गया था जिससे कि बुनियादी ढांचा तैयार किया जाए और विद्यालय की मतलब एक सीमा तय की थी 3 साल के अंदर अंदर वो सुविधाएं दी जाएं। 7वां जो इसका अनुच्छेद है उसमें है कि केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने और निधियां उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि कैसे कैसे उसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। 8वां है समुचित सरकार के कर्ता, कि कौन कौन क्या क्या किस तरीके से मतलब जो प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। 9वां है स्थानीय पदाधिकारी के कर्तव्य, जो भी वहां के स्थानीय पदाधिकारी हैं वो कैसे कैसे काम करेंगे और किस किस का क्या क्या रोल होगा। इसी लाइन में फिर 10वां आ जाता है इसमें कि माता और पिता का क्या कर्तव्य होगा। माता और पिता के कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 10 में जो है बताया गया है। 11वां है समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था, कि विद्यालय से पूर्व कैसी कैसी व्यवस्था बने, किस तरीके की व्यवस्था बनाई जाएगी, वो भी सरकार का रोल जो होगा। 12वां है कि जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनमें सभी में जो है 25% सीटें जो हैं वो गरीब बच्चों के लिए रिजर्व की गई हैं, आरक्षण दिया गया है। अभी तक क्या होता था कि जो बड़े बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जिनकी काफी बड़ी मोटी फीस होती है, वहां गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। तो गवर्नमेंट ने आरटीई में ये चीज भी मेंशन की है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% जो है सीटें वो उन गरीब बच्चों के लिए रखी जाएंगी जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, जो फीस देने में कैपेबल नहीं है। इसमें आता है अनुच्छेद 13 प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति 30 और अनुवेशक प्रक्रिया का ना होना। इसमें ही नेक्स्ट आ जाता है प्रवेश धारण आयु, क्या किस आयु से एडमिशन ले सकते हैं। और 15वां जो पॉइंट है वो है कि बालक प्रारंभ में या बीच में 6 माह तक विद्यालय में कभी भी प्रवेश ले सकता है। 16वां जो अनुच्छेद है वो कहता है कि बालक को किसी भी कक्षा में प्रवेश लेने से न रोका जाएगा और ना ही उसे किसी कक्षा से निकाला जाएगा। इसी में आगे फिर जो है 17वां पॉइंट जो है वो कहता है कि बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध किया जाएगा, ना ही उसको मतलब शारीरिक दंड दिया जा सकता है और ना ही किसी तरीके का मानसिक दंड उसको दिया जा सकता है। 18वां कहता है कि मान्यता प्रमाण पत्र के लिए बिना भी किसी भी विद्यालय का स्थापित किया जाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी स्कूल खुलेगा तो उसको मान्यता लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद 19वां कहता है कि विद्यालय के मान और जो उसके मानक हैं उनके बारे में। 20वां कहता है अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति, जिसमें जो है जो अनुसूची बनी है
उसको संशोधित कैसे कैसे किया जा सकता है। 21वें में है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें 75 या 3/4 संरक्षक तथा 50% महिलाओं की भागीदारी होगी। यानी कि 75% जो है वो अभिभावक साइड से होंगे, जिसमें से 50% तो कम से कम महिलाएं होनी ही चाहिए। इसमें यह भी प्रावधान है कि जो विद्यालय समिति है उसका जो अध्यक्ष होगा वो भी एक अभिभावक ही होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि विद्यालय जो समिति होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसको बोला जाता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो उसका अध्यक्ष एक किसी बच्चे का अभिभावक होगा और कम से कम 3 महीने में एक बार तो जरूर उसकी बैठक भी होगी। और इसमें 50% महिलाएं। साथ ही साथ एक चीज इसमें यह भी आ जाती है कि इसमें SC ST या पिछड़े वर्ग के जो आते हैं उनको भी, उनके अभिभावकों को या उनको भी शामिल किया जाए। कुछ बच्चे भी होंगे समिति में। और इसमें जो है आपके जो ग्राम प्रधान या जो सभासद होते हैं उनसे भी, उनके भी किसी मतलब जो है एक व्यक्ति की जो है भागीदारी या मनोनीत व्यक्ति की भागीदारी अनिवार्य है। और कुछ उसमें शिक्षक भी होंगे जो प्रधानाचार्य जिनको अपॉइंट करेगा। और टोटल मिला के जो होती है इनकी संख्या जो है 16 होती है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो विद्यालय कमेटी है उसकी टोटल जो है कितनी संख्या होती है, तो 16 संख्या होती है, जिसमें 50% जो है महिलाएं होती हैं और इसमें SC ST और जो मनोनीत सदस्य होते हैं आपके ग्राम प्रधान वगैरह उनसे भी, प्लस कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स भी होंगे। ठीक है। और फिर जो है 22वां कहता है विद्यालय प्रबंधन समिति एक विद्यालय विकास योजना बनाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं और शर्तें जो हैं वो अनुच्छेद 23 में बताई गई हैं। इसके बाद जो है अनुच्छेद 24 में बताया गया है जो शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को कैसे दूर किया जा सके। फिर 25वें में है छात्र और शिक्षक का क्या अनुपात होना चाहिए। 26वें में दिया गया है शिक्षकों की रिक्तियों को कैसे भरा जाए और तो कितनी जल्दी से जल्दी मतलब उसको रिक्तियां जो है उनको भरना, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। 27वें में है कि शिक्षकों को किसी गैर शिक्षक परियोजना के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा, जैसे जनगणना, आपदा राहत, चुनावी प्रक्रिया के अलावा जो सरकारी काम है उनको छोड़कर किसी और काम में उनको नहीं जोड़ा जाएगा। केवल या तो पढ़ाएंगे या कोई सरकारी काम आ जाता है, जैसे कोई जनगणना है या कोई आपदा आ गई उसके टाइम पे या चुनावी प्रक्रिया है, इनमें तो उनको जो है इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। बाकी शिक्षक अपनी केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देगा। उसके बाद 28वें में आता है कि कोई भी सरकारी टीचर या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा है वो टीचर जो है ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट से ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। 29वें में है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन किस तरीके का होगा बच्चों को। 30वें में जो बताया गया है वो परीक्षा समापन का जो है प्रमाण पत्र जो रिजल्ट घोषित होगा उसके बारे में। 31वें में है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। फिर उसके बाद शिकायतों को दूर करना 3 माह के भीतर, वो 32वें अनुच्छेद में है। और फिर उसके बाद है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। उसके बाद जो है राज्य सलाहकार परिषद। उसके बाद निर्देश जारी करने की शक्ति, अभियोजन के लिए पूर्व की मंजूरी, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संस्थान, समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति, वो 38वें में है। इस तरीके से 38 अनुच्छेद हैं। इनमें से कई बार कुछ इंपॉर्टेंट को पूछ लिया जाता है जिनको हम लास्ट में एक बार दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। फिर है कि RTE में कुछ मुख्य धाराएं हैं जिनसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे धारा 3 है, इसके अंतर्गत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, अधिकार जो है वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो वो धारा 3 के अंतर्गत आता है। और धारा 4 के अंतर्गत आता है कि आयु के अनुसार प्रवेश दिए जाने का जो है वो प्रावधान है। उसके बाद धारा 5 है, इसमें अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार है। जैसे पूछ लिया जाए कि किस धारा के अनुसार विद्यालय स्थानांतरण का अधिकार मिलता है RTE में, तो धारा 5 के अनुसार मिलता है। धारा 10 कहती है माता पिता एवं संरक्षक के जो कर्तव्य हैं। उसके बाद धारा 13 है फीस नहीं ली जाएगी, ये निःशुल्क एवं अनिवार्य है, तो धारा 13 के अनुसार फीस नहीं ली जाएगी। धारा 14 के अनुसार जो है जन्म प्रमाण पत्र हो या ना हो बच्चे का प्रवेश नहीं रुकेगा, उसका एडमिशन लिया जाएगा। प्रवेश से इनकार नहीं हो सकता है, धारा 15 भी कहती है। धारा 17 में है कि दंड का प्रावधान नहीं है, किसी बच्चे को दंड नहीं दिया जा सकता। उसके बाद है धारा 21, इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी जिसको विद्यालय में प्रबंधन समिति के नाम से जाना जाता है या जाना जाएगा। ये सभी स्कूल में अनिवार्य है, जिसका अध्यक्ष जो है एक अभिभावक होगा। धारा 25 के अनुसार है छात्र शिक्षक का अनुपात, कैसे कैसे किस अनुपात में कितने टीचर्स होंगे, कितने बच्चों पे कितने टीचर्स
रखे जाएंगे। धारा 28 के अनुसार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक, इसको नोट कर लेना कि धारा 28 के अनुसार कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। धारा 30 में प्रमाण पत्रों के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो ये धाराओं से भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक ये भी है इसके अंदर कि शिक्षक की क्या भूमिका होगी आरटीई 2009 के अनुसार। तो शिक्षक की जो पहली भूमिका है वो है कि पाठ्यक्रम को समय अनुसार पूर्ण करवाना और समय सारणी का जो है पालन करना या समय सारणी के अनुसार से चलना, ये शिक्षक का जो है पहला रोल है या पहली भूमिका है। दूसरा है अध्यापकों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना, जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करना, वो शिक्षक की एक भूमिका है। इसके अलावा है अध्यापकों का मुख्य कार्य कि वे विद्यार्थियों के और अभिभावकों के साथ समय समय पर बैठक करें और उनकी प्रगति की जो रिपोर्ट है, उनकी जैसे भी जानकारी उनके बारे में, बच्चा कैसे पढ़ रहा है कैसा नहीं, वो अभिभावकों को बताएं, जिससे कि मतलब उनकी रिपोर्ट कार्ड समय समय के अनुसार वो उनके पेरेंट्स को बताते रहें, जिससे कि फीडबैक से पेरेंट्स उनमें जो है शिक्षा में और गुणवत्ता में सुधार आ सके, बच्चे को और मोटिवेट किया जा सके, कोई कमी है किसी भी स्तर पे तो उसको दूर किया जा सके। उसके बाद आ जाता है कार्य दिवस का जिक्र कि कितने कार्य दिवस होने चाहिए। तो कक्षा 1 से लेके 5 तक, जिसको प्रारंभिक स्तर बोला जाता है, इसमें एक वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए, ये आरटीई 2009 कहता है। और अगर घंटों की बात करें तो वह 800 घंटे लगभग होने चाहिए जो प्राथमिक स्तर पर हैं एक साल में कम से कम पढ़ाई के लिए। उसके बाद है कक्षा 6 से लेके 8 तक, जिसको माध्यमिक स्तर बोला जाता है, उसमें कम से कम 220 कार्य दिवस हो या फिर 1000 शैक्षणिक घंटे हो और प्रत्येक सप्ताह में 45 घंटे की कम से कम पढ़ाई हो। ये शिक्षक के जो है कार्य दिवस हैं, या मतलब जो है पूरा का पूरा एक शेड्यूल जो है आरटीई 2009 में दिया गया है। उसके बाद आ जाता है शिक्षक और छात्र का अनुपात, यानी कि किस अनुपात में जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी किसी भी विद्यालय में। अगर बात करें हम कक्षा 1 से 5 तक की, तो 40 बच्चे अगर हैं तो वहां पे कम से कम एक शिक्षक होना अनिवार्य है। अगर बच्चों की संख्या जो है 60 हो जाती है या 60 तक हो जाती है, 40 से ज्यादा, तो कम से कम 2 शिक्षक उन पर रखे जाएं। अगर 60 से 90 के बीच में हो जाती है, यानी 61 और 90 के बीच में जो आ जाती है, तो कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान है आरटीई 2009 के अनुसार। उससे ज्यादा होने पर, 90 से ज्यादा यानी 91 से 120 के लिए कम से कम 4 शिक्षक रखे जाएंगे और 121 से लेकर 150 तक 5 शिक्षक रखे जाने अनिवार्य हैं। और 150 अगर बच्चे हैं या 200 हैं, 150 से 200 के बीच में है, तो 5 शिक्षक व एक प्रधानाध्यापक हेडमास्टर की जो है नियुक्ति का प्रावधान आरटीई के अनुसार है। और अगर 200 से अधिक बच्चे हो जाते हैं तो तब 40 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है, उसी के अनुसार जो है शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगर यही बात करें उच्च प्राथमिक स्तर की या माध्यमिक स्तर की, या इसमें आ जाता है कक्षा 5 या 8 तक के बच्चे, तो उसमें क्या है, छात्र शिक्षक का अनुपात होगा 35:1 का, यानी कि 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना जरूरी है। और अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो तब एक प्रधानाध्यापक भी होगा, जिसकी गिनती इनमें जो है रेशो में नहीं आएगी, अनुपात में अलग होगा, तो एक प्रधानाध्यापक भी जरूर होगा 100 से अधिक बच्चों में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर जो है वो 150 से 200 अगर बच्चे हैं, 150 से ज्यादा है तो एक प्रधानाध्यापक अनिवार्य है। वहीं माध्यमिक स्तर पर जो है या उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है वो 100 से अधिक बच्चों पर एक प्रधान अध्यापक की नियुक्ति अनिवार्य है, ये आरटीई 2009 कहता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो है पूरे के पूरे आरटीई 2009 से अलग निकाले हुए हैं, ये जो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं उनसे है ये। तो यह है कि आरटीई के तहत प्राथमिक कक्षाओं में छात्र शिक्षक का अनुपात कितना होना चाहिए, तो 1:30 का होना चाहिए। उसके बाद जो है शिक्षक के लिए सप्ताह में कितने घंटे कम से कम पढ़ाई के लिए होने चाहिए, तो वो कम से कम 45 घंटे होने चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। फिर है कि न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का एक जो है उसमें वर्ष में कितने होने चाहिए, तो वो कम से कम प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे या 200 दिन का जो एक शेड्यूल होना चाहिए पर्टिकुलर 1 से लेके 5 तक की कक्षा के लिए। और इस नियम में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया, ये तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें बेसिकली 6 से 14 वर्ष के बच्चों को रखा गया है, एक मिसप्रिंट हो गया है, 4 नहीं है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया है, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है बेसिकली। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्राइवेट स्कूलों में कितने % जो है
सीट आरक्षित की गई हैं गरीब बच्चों के लिए, तो वो है 25%, 25% जो है सीटें वो गरीब बच्चों को देनी होंगी प्राइवेट स्कूलों को। ये भी आरटीई 2009 कहता है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और ये तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो एक अभिभावक जो किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं वो ही उस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चों पर जो है एक प्रधानाध्यापक जरूर होगा और 5 शिक्षक कम से कम अलग से होंगे। इसी के अनुसार जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कि 6 से लेके 8 तक के कक्षा वर्ग के लिए है, उसमें 35:1 के अनुपात में जो है शिक्षक और बच्चे होंगे। अर्थात 6 से 8 तक के उसमें जो है 100 से अधिक बच्चों पर एक प्रधानाध्यापक भी जरूर होंगे। ये भी जो है आरटीई 2009 कहता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए, इनको अलग से दोबारा से यहाँ पे हमने भी रिपीट किया है। और इसी में अगर देखा जाए कि आरटीई में कक्षा 1 से 8 तक के अधिक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात 40:1 हो जाएगा, यानी कि 40 बच्चों पे एक शिक्षक। ये भी आरटीई 2009 कहता है। इसमें यह जाता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने कार्य दिवस या कितने घंटे कम से कम एक वर्ष में होने चाहिए, तो उच्च प्राथमिक पर जो है वो 1000 घंटे मिनिमम या 220 कार्य दिवस वर्किंग डे होने जरूरी हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो कितने अध्यापक होंगे, तो हम लोग इसको जो है 40:1 के रेशो में रख लेंगे। उसके हिसाब से जो है 6 अध्यापक कम से कम हो जाएंगे। डायरेक्ट सीडीपी में भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। और इसमें यह है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिदिन कम से कम कितने घंटे पढ़ाना होगा, तो 4 घंटे। वहीं अगर उच्च प्राथमिक की बात करें तो ये 4.5 घंटे का समय हो जाता है प्रतिदिन। 4 घंटे से बढ़कर 4.5 घंटे। प्राथमिक स्तर पर जो है वो 4 घंटे रोजाना, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है वो 4.5 घंटे रोजाना। उसके बाद जो है किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा, तो ये धारा 17 कहती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग अलग से नोट कर लेंगे। आरटीई का ऑफिशियल नाम क्या है, इसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये पूरा नाम है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आरटीई 2009 के अनुसार ही जो है ये भी प्रावधान था कि 3 साल के अंदर प्रत्येक बसावट के पास जो है एक विद्यालय होना अनिवार्य है, सरकारी विद्यालय होगा। यानी कि इसमें 3 वर्ष का टाइम दिया गया था कि हर एक बसावट जहां भी बसती है वहां 3 वर्ष के अंदर मिनिमम एक स्कूल हो। तथा कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए 1 किलोमीटर के अंदर विद्यालय का प्रावधान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय की जो उचित दूरी है वो कितनी है, तो वो 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। यही जब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक की, तो वो 3 किलोमीटर के अंदर एक विद्यालय जरूर हो। एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो को आरटीई के अनुसार किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अगर वो कभी नहीं गया तो उसको चौथी कक्षा में धारा 4 के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है पहले। आरटीई 2009 के अनुसार जो है कुल धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टोटल जो है 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और एक अनुसूची है। 38:7:1 ये क्वेश्चन हम लोगों को याद रखना है। किस अध्याय में सर्वाधिक धाराएं हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जो अध्याय 4 है उसमें जो है 12 से लेके 28 तक की 16 धाराएं हैं। आरटी 2009 किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है, तो धारा 21 के अंतर्गत जो है वो एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है, जिसका अध्यक्ष जो है एक अभिभावक होता है। आरटी धारा 17 का जो प्रावधान है वो बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा का अधिनियम एक्ट 2009 यानी कि आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक और जो बच्चों का जो अनुपात है वो 25 धारा में यानी कि धारा 25 में इसका वर्णन किया गया है। और धारा 28 में यह बताया गया है कि टीचर जो है
कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। सबसे एक मेन इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीई 2009 में किस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। ये क्वेश्चन अलग से मतलब एक है, इसका एक लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है कि 14 वर्ष के बाद बच्चे की एजुकेशन के बारे में आरटीई 2009 में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। शिक्षा छात्र एवं शिक्षक अनुपात में क्या प्रधानाध्यापक शामिल होगा? जी नहीं, प्रधानाध्यापक को जो है शिक्षक और छात्र अनुपात में शामिल नहीं किया जाता। और जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए समावेशी कक्षा यानी कि सभी को समान शिक्षा और समावेशी शिक्षा व्यवस्था की जाएगी, ये भी आरटीई 2009 कहता है। आरटीई 2009 में धारा 24 में शिक्षकों के जो है या अध्यापकों के कर्तव्य को जो है वो बताया गया है, डीपली बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि अध्यापकों के कर्तव्य किस धारा में है, तो वो धारा 24 में है। एक प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में कुल कितने विद्यार्थी हों? तो 62 विद्यार्थी। अधिनियम या आरटीई 2009 के अनुसार कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो मिनिमम 3 शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे प्रत्येक विद्यालय में। जी, इसी में यह भी है कि एक सप्ताह में शिक्षक को कितने जो है घंटे मिलने चाहिए, कितने घंटे का जो है शिक्षण कार्य होना चाहिए, तैयारी के लिए कितना टाइम मिलना चाहिए, तो वो है 45 घंटे जो है एक सप्ताह में कम से कम मिलने चाहिए। उसके बाद जो है इसमें आ जाता है कि अगर बालकों की संख्या 200 है तो कितने शिक्षक होंगे? कम से कम 5 होने चाहिए। कौन सी धारा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को जो है राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है? यह धारा 38 में इसका जिक्र किया गया है। या धारा 38 में जो है टोटल राज्य सरकार को यह अधिनियम लागू करना और शक्तियां जो दी गई हैं कि किस तरीके से उसको लागू कराना है। फिर इसमें है कि कितनी दूरी में कक्षा 1 से 5 तक का स्कूल होना चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो 1 किलोमीटर के अंदर जो है प्राथमिक स्कूल जो है जहां भी बसावट है वहां होना चाहिए, और कक्षा 6 से लेकर 8 तक का जो है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। केंद्र सरकार का जो व्यय होगा वो 25% व्यय होगा प्रशिक्षण कार्यों में और जो है आरटीई को लागू कराने में, ये भी इसमें बताया गया है। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो ये एक संवैधानिक अधिकार है। जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये एक संवैधानिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार है जो बच्चों को दिया जाता है। इसी में यह भी है कि कौन सी कक्षा तक जो है बच्चे को स्कूल से कभी निष्कासित नहीं किया जाता है, बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो वो है कक्षा 8 तक किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं कर सकते, विद्यालय से निष्कासित नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके आने वाले सीटेट या यूपी टेट हैं उसमें आपको इस वीडियो से देखकर जो है क्वेश्चंस को आंसर करने में मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने इसके नोट्स के लिए और बाकी डिटेल क्वेश्चन डालने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जिसका लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।